7 बार विधायक बनने का मौका मिला मेरे को। सर, आप जब पहली बार एमएलए बने तब सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन किया आपने और किस चीज़ पे काम किया? पर्यावरण में दिया था, जंगल में दिया था। गलत काम करने के लिए किसी का सहयोगी नहीं बनना चाहिए। और राजनीति में सफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने किसी गलत काम का समर्थन नहीं किया है अपने क्षेत्र में। 25% लोग काम कर रहे हैं, 30% लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग उस 30% लोगों के मेहनत का कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था है, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी। 556 रियासतों का विलय हो गया यहाँ पर। जब कहीं कोई चुनाव जीतने की स्थिति न बने तो मुझे भेज देना, मैं वहाँ से चुनाव जीत के आ जाऊँगा। महाराज कुमार नागौद, प्रेजेंटली नोन एज एमएलए ऑफ नागौद। नागेंद्र सिंह जी, मैं चाहूँगी आप अपने आप को एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कौन हैं। मैंने वैसे एमएलए आपका अभी बता दिया कि लाइक यू आर सर्विंग एज एन एमएलए 7th टाइम इन नागौद। सो आई जस्ट वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। नागौद एक पिनिस्ट्री रियासत थी मध्य प्रदेश में, और स्वतंत्रता के बाद ये सरकार में, भारत के सरकार में मर्ज हो गई। उस समय मेरे पिता यहाँ के महाराजा थे और उनके हस्ताक्षर से यह मर्जर का कार्य हुआ था। उस समय हम लोग छोटे थे यहाँ पर, और हमारा काफ़ी बड़ा परिवार भी था। हम दो मातृक हैं। मेरी बड़ी माँ के 6 बच्चे थे, 3 लड़के 3 लड़कियाँ। मेरी माँ के 5 लड़के और 3 लड़कियाँ। हम कुल मिलाकर के 14 लोग थे। और मेरे जो सबसे बड़ी भाई थे, जिनको हम लोग युवराज बुलाते हैं, और इसलिए आपने अभी मुझे महाराज कुमार कहा, सही कहा है। मर्जर के बाद फिर हम सामान्य नागरिकों की तरह से जो देश का कानून है, उस देश के कानून के मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जिनको जिस प्रकार की रुचि थी वो अपने में उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया। मैं राजनीति में जरूर आ गया था, उसके आने के पीछे कारण है। और 7 बार विधायक बनने का मौका मिला मेरे को। 1 बार चुनाव हारा था, 8 बार चुनाव लड़ा था। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे एक छोटे भाई थे, उनकी भी इच्छा थी और वो भी 1 बार चुनाव लड़े इसी नागौद से। वो भी चुनाव जीते थे और 1 बार हार भी गए थे वहाँ पर। 1 बार पार्लियामेंट भी लड़ने का मौका मिल गया, तो पार्लियामेंट भी लड़ा था। यहाँ से नहीं, खजुराहो से लड़ा था और वहाँ से भी जीत गया था। और इस बीच में 2 टर्म में मुझे मध्य प्रदेश का मंत्री भी रहने का अवसर मिला था, वो भी जिम्मेदारी मैंने भी निभाई थी। वर्तमान में सिर्फ साधारण विधायक हूँ, उसी पार्टी में हूँ जिस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया था, और सामान्य सेवा जनता की कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से आपने बताया अभी कि आप सामान्य विधायक हैं, लोगों का नज़रिया इस वर्ड को लेके पूरी तरीके से डिफरेंट है। वो गवर्नमेंट में जो लोग एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं, उनको कभी साधारण मानते ही नहीं है। ऑल्सो आपका एक राज्य परिवार से भी नाता रहा है, तो ये डिफरेंस किस तरीके से आप मिटाना चाहेंगे? देखिए, जब मैं बोलता हूँ मैं 8 बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरी कुछ उम्र हो गई होगी। और 30, 32, 35 साल की उम्र में जब पहली बार लड़ा था, आज मैं 82 वर्ष प्लस हो गया हूँ। तो लेकिन फिर भी चुनाव लड़े और जनता ने, युवाओं ने चुन करके भेजा, तो जीत गया हूँ। लेकिन हम लोग कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हम अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के हित के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और इसलिए मंत्री बनना या न बनना कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, जिसको जो मौका मिला। और यह उचित भी होगा कि समय के साथ में युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, और हमारे रहते हुए, हमारे देख रेख में हमारी युवा पीढ़ी सामने आ रही है। इससे बड़ा आनंद की बात और क्या हो सकती है। हम उनको मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इसलिए जो सम्मान अभी हमको मिल रहा है, वो युवाओं से मिल रहा है, अपने साथियों से मिल रहा है, हमारे जो अन्य विधायक हैं उनसे मिल रहा है। तो वो पर्याप्त है यहाँ पर आनंद से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बड़ा ही संतोषजनक मेरा पॉलिटिकल जीवन रहा है। कभी कभी तो मैं मजाक में बोल भी देता हूँ अपने मित्रों से, जब कहीं कोई चुनाव
जीतने की स्थिति ना बने तो मुझे भेज देना, मैं वहाँ से चुनाव जीत के आ जाऊँगा, बिकॉज भगवान जिता देता है, वहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये जो दौड़ रहा है उसमें जरूर बहुत सारे अनुभव मिले हैं, यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। 1947 का नागौद 1940 और आज के नागौद में बहुत बड़ा अंतर है, और उसमें कुछ राजनीतिक योगदान भी है। पॉलिटिकल करियर आपने क्यों चुना, क्या मोटिवेशन रहा? पॉलिटिकल करियर इट वाज एन एक्सीडेंट। मुझे राजनीति का बिल्कुल ना रुचि थी और ना मुझे उसका ज्ञान था। जब हमारा स्टेटों का मर्जर हो गया तो मुझे एक याद है, मैं उस समय 6-7 साल का था। उस समय एक यहाँ पर एक विद्वान पिताजी के मित्र थे, उन्होंने पिताजी को राय दिया कि साहब समय बदल गया है और उस समय महाराज कुमार बोलते इन महाराज कुमारों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और उसी एडवाइस को लेकर के हम सब लोगों को विभिन्न स्कूलों में भेजा गया। मेरे बड़े भाई जो युवराज थे और मुझे देहरादून में भेजा गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर एक विद्यालय था, स्कूल था, कर्नल ब्राउन्स। तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई। मेरी बहनों को वेवरली कॉन्वेंट था मसूरी में, वहाँ भेज दिया गया। इस प्रकार से सभी लोगों को अलग अलग वहाँ पर भेजा गया। तो पढ़ाई का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पब्लिक स्कूल थे, पब्लिक स्कूल का वातावरण था। पब्लिक स्कूल से पढ़ कर के लंबी यात्रा थी, उस बहुत बखान करने की आवश्यकता नहीं थी। अंत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। और कॉमर्स में करने के बाद एक संकट आया। ये पूरे यात्रा में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं आई और ये हम लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिला कि पढ़ने के बाद तुमको कुछ करना है काम। और इसलिए हमने अपने आप को किसी प्रकार की सेवा के लिए तैयार नहीं किया था, मेंटली वहाँ पर है। और जब आए तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम थे, उस समय स्टेट ज़माने में तो सोर्स ऑफ इनकम स्टेट का था, तो उसका तो आनंद हमने लिया था। लेकिन खुद अब जब करना पड़ा तो हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। वो एक समय था जब तो थोड़ा कठिनाइयों से बीता, आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों से बीता। लेकिन हमारे लोगों के पास ज़मीनें थीं, खेती करना नहीं आता था और दूसरों के भरोसे खेती करते थे। थोड़ी बहुत आमदनी होती थी। कुछ जो हमारे पास रिज़र्व में रहा होगा उस समय, उस रिज़र्व से हमारे पिता और माता पिता ने काम चलाया वहाँ पर। वो एक कठिन समय आया था। लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपने अपने शिक्षा प्राप्त करते। जैसे मेरे दो बच्चे हैं, तो एक ने तो कमर्शियल फर्म में टाटा में जाके ज्वाइन किया और टाटा में 20-25 साल सेवा किया। मेरे बड़े बच्चे ने उसने टूरिज़्म के क्षेत्र में लिया तो टूरिज़्म के क्षेत्र में वो चला गया। इसी प्रकार से मेरे जो भतीजे वगैरह हैं वो सब किसी न किसी लाइन में अपने गए। मैं भर राजनीति में था और राजनीति में चलता रहा है और अभी भी चल रहा हूँ, और कब तक चलूँगा मालूम नहीं मुझे। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज लाइक एमएलए हैं आप, और इतना सब रियासती तौर पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती होंगी। अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखिए यार, रियासती टाइम की जो आप लोग कंसेप्ट है आप लोगों का वो तो थोड़ा मैच नहीं करता है वास्तविकता से। रियासत से एक नाम भर रह गया है। अब जितने भी रियासत में के सदस्य हैं, जो कभी रियासतें थी, वो सब सामान्य नागरिकों की तरह से अपना आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। सामान्य कानून और नियमों का वो पालन कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। कोई अलग से विशेषाधिकार का समय अब नहीं है। जो कानून एक सामान्य नागरिक पर लागू होता है वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे वो रेवेन्यू से पिनल कोड हो, या कोई भी कोड हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वो सब है। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, जैसे हम लोगों के यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। जब तक हमको अनुमति थी तब तक हमने खेले। एक समय आया जबकि शिकार खेलने में पूरे देश में पाबंदी लग गई, हमको भी छोड़ना पड़ गया। हम भी नहीं छोड़ दिया फिर जा कर के। उसके बाद बंदूकें बहुत सारी थीं। बंदूकों का समझौता ये हुआ था भारत सरकार से और रियासतों के बीच में कि राजा जितनी बंदूक चाहे रख सकता है, लेकिन बाद में रूल्स ये आएगा कि साहब वो नहीं रख सकते हैं।
तो अब जो नागरिक एक या दो रख सकते हैं, तो हमने भी एक दो रखा, बाकी सब हमारी स्वाभाविक है चली गई सरकार के ट्रेजरी में, या कि फिर कुछ बिक गई जा करके। तो इस समान नागरिक है, सामान्य चीज़ें हो गई हैं वहाँ पर। तो अब उसको किसी अलग दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। एक बात ज़रूर मैं मेंशन करूँगा, जो विशेष बात है, देखा गया है कि जब कभी भी शासनों में और सरकारों में परिवर्तन हुआ, खासकर यूरोपरों में, तो वहाँ का जो रूलिंग ताकत हुआ करती थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, मार डाला गया था। बहुत अच्छा उदाहरण है रूस का, रशिया का। रशिया के राजा को जार कहते थे, और राज का जब वहाँ पर उसका शासन गया तो उसके पूरे परिवार को मार डाला गया था। हिंदुस्तान में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी। 556 रियासतों का विलय हो गया यहाँ पर, और कहीं भी खून खच्चर नहीं हुआ जा करके। कुछ लोगों को इच्छा नहीं थी विलय करने के लिए, लेकिन वो भी देखा जब सभी भाई उनके कर रहे हैं तो उन्होंने भी कर लिया था। देश हमारे लिए महान था, देश हमारे लिए प्राथमिकता थी, और इसलिए हमने देश के हित में, हमारे पिताजी हरे यही बोला करते थे, मैं तो नहीं किया, मेरे पिताजी बोलते थे कि हम लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। एक और ट्रेडिशन है, हमने कभी अपने आप को राजा नहीं माना है। जितनी रियासतें हैं सबके यहाँ पर एक डेटी होती है, और उस डेटी का राज होता था, और उस डेटी के लिए हम काम करते थे। तो तब भी हम लोग उसको अपना नहीं मानते थे, वो उस डेटी की संपत्ति थी। जैसे हमारे नागौद को बरमे राज बोलते हैं, बरमेंद्रनाथ एक शिवलिंग है, और उस शिवलिंग की ये रियासत है, उसकी देखभाल हम करते थे। इस भाव से हम काम करते थे। तो हमको कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, पहले उनके लिए काम करते थे, अब देश के लिए काम कर रहे हैं, अब जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता के लिए काम तो तब भी करते थे, आज भी करते हैं। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जब मैं पहली बार विधायक बना था 1977 में, मेरा एक जगह खेती होती है, वहाँ पर बिजली नहीं थी, वहाँ पर लालटेन जलती थी और गैस जला कर किया करती थी वहाँ पर। और आज तो ऐसी हालत है कि प्रत्येक उस गांव के प्रत्येक घर में बिजली है, और 5 मिनट के लिए बत्ती बंद होती है तो जनता नाराजगी व्यक्त करती है, बत्ती क्यों बंद हो गई। तो ये परिवर्तन है समय के साथ में। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, पूरे नागौद में 1, 2, 3 गाड़ियाँ रही होंगी, आज कम से कम 1000 गाड़ियाँ हैं, कम से कम 2000 मोटरसाइकिलें होंगी वहाँ पर है। अब नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, रखने की जगह नहीं है और चलाने के लिए जगह नहीं है। तो ये परिवर्तन आया है। अभी दिस इज़ अ पॉजिटिव परिवर्तन है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। प्रोडक्शन बहुत हो गया है, फेमिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले फेमिन होता जाता है, 2-3-4 साल के बाद फेमिन हो जाया करता था। अब कभी अनाज कम पैदा हुआ, कभी ज़्यादा पैदा हुआ, लेकिन सरकार के भंडारण में इतना रखा हुआ है कि अगर एक साल अनाज पैदा ना भी हो तो कोई हमारे भारत का निवासी भूखों नहीं मर सकता जा करके। हमने इतनी व्यवस्था बना ली है। तो चीज़ आए हैं, स्कूल खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। अब तो वी आर मच बेटर ऑफ देन बिफोर, और आगे और बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैं योगदान दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पर ये ट्रांजिशन मैंने देखा है होते हुए अपने आँखों से, उसका एक अंग भी रहा हूँ। गिव्स मी ग्रेट लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर, आप जब पहली बार एमएलए बने तब सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन किया आपने और किस चीज़ पे काम किया? बड़े मजे आपने जब पहली बार मैं, तो मुझे भाषण देना नहीं आता था जी। अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आया था, मुझे हिंदी भी बोलना नहीं आता था। लेकिन जनता के बीच में रहते रहते स्थानीय जो भाषा है हमारे यहाँ की बघेलखंडी आने लगी। हिंदी तब भी ठीक से नहीं आती थी। आप जानते हैं जब कॉन्वेंट में लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल अंग्रेज हो जाते थे, हम लोग वही बन के आए थे। धीरे धीरे सीखना बोलना आ गया, वहाँ पर शब्द आने लगे वहाँ पर। और जब पहली बार विधानसभा में गया तो मुझे वहाँ पर खड़े होकर बोलने के लिए मौका गया। तो पहला भाषण मैंने 2-3 मिनट का दिया होगा, और वह भी मैंने पर्यावरण में दिया था, जंगल में दिया था। दैट केम नेचुरली टू मी कि जंगलों को बचाना बहुत अति आवश्यक है यहाँ पर है। आज भी वो उतना ही ऑथेंटिक है जितना उस समय था वहाँ पर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं काफ़ी दूरदर्शी था, मैंने उस समय बोल दिया था कि जंगलों को बचाना बहुत आवश्यक है। लेकिन वो बेसिकली मेरी रुचि का विषय था। जंगल मुझे अच्छे लगते थे, एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता था, और एनवायरनमेंट के साथ किसी प्रकार का आवश्यकता से अधिक खिलवाड़ करना, दोहन करना उचित नहीं है। आज भी मेरा ये मानना है, और इसलिए वो विषय तब भी था, और आज भी अगर मुझसे पूछेंगे अब आप क्या करोगे, तब भी मैं वही कहूँगा, मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की रक्षा करूँगा।
बिल्कुल। तो आप अभी भी मतलब इस तरह की प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते होंगे? नहीं, मैं खुद जहाँ जहाँ रहता हूँ, घर में रहता हूँ तो घर में पेड़ लगे हुए हैं, मेरे खेत में वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। मैंने अनाज की खेती कम करके और ऑर्चर्ड की खेती ज़्यादा करने लगे हैं। हमारे बच्चे लोग उसी से प्रेरित होकर के, एंड बाकी लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ जा कर के ना। मेरा जो छोटा सा नागौद जो शहर है छोटा सा, वहाँ पर भी लोगों से बोलता रहता हूँ कि हर घर में लगाएं, हर रोड में लगाएं, और काफ़ी हरा है वो जी। काफ़ी हरा है वहाँ पर। पानी के संकट के बावजूद भी वो हरा है वहाँ पर। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग और योर फैमिली वैल्यूज़? देखिए, इतने बड़े परिवार में हमारे सामने बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत किए हैं, और बहुत सारे लोगों से लोग प्रभावित होते हैं। मैंने जो अपनाया है कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिले या दी जाए, उसको जितनी निष्ठा और ईमानदारी से कर सकते हो करने की कोशिश करो, एंड दैट हैज़ सस्टेन्ड मी फॉर ऑल दीज ईयर्स। अगर आप मुझसे पूछें कि आप किस विषय के विशेषज्ञ हो, तो मैं किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, यहाँ पर है। लेकिन आप कोई कठिन से कठिन यदि काम मुझको दे देंगे तो उसको जितनी निष्ठा ईमानदारी से मैं काम कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा, और जो विशेषज्ञ हैं उनका उपयोग करके काम करके दिखा दूँगा। ये एक है, और ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने ईमानदारी से काम किया नहीं है। कम ज़्यादा हो सकती हैं, गड़बड़ी भी हो सकती हैं, वही होंगी वहाँ पर, मुझे नहीं मालूम है, समय बताएगा कहीं हो कर कुछ गलत हो गया हो। लेकिन दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कम से कम जो जिम्मेदारी आपको मिलती है उसको आप निष्ठा से करने का प्रयत्न तो करिए आप यहाँ पर। वो सबके ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। अगर वो करते हैं तो आप यू आर ऑन द राइट लाइन। सर, आप खुद इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, आपकी इंस्पिरेशन, आपका रोल मॉडल कौन रहा लाइफ में? देखिए, मेरे रोल मॉडल, देखिए हमेशा हर परिवार के रोल मॉडल में तो एक तो होते हैं माता पिता जी। मैं इन्फ्लुएंस था अपने माँ से, मैं इन्फ्लुएंस था अपने पिताजी से। मेरी माँ की सादगी से मैं इन्फ्लुएंस था। वो जब मैं सोता था तब वो रामायण पढ़ती थी और सुनाती थी, तो रामायण के जो चरित्र हैं और उनके जो आचरण हैं वो मेरे जीवन का अंग बन गए। इसका श्रेय तो मैं अपनी माँ को ही दूंगा वहाँ पर। अब वो अच्छे बुरे थे, वो तो सब कोई रामायण को जानता है, रामायण के आधार पर वहाँ, तो वो मेरे एक आइडल हो गए हैं, वो अभी तक वो चल रहे हैं जा कर के। पिता के साथ में रहने से मैंने स्वाभिमान से जीने का एक देखा था। विपरीत परिस्थितियों में भी वो कभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, और अपने स्वाभिमान से किसी के साथ समझौता नहीं किया। वो उसको कभी कभी लोग अहंकार भी मान सकते हैं, मैं उसे अहंकार नहीं बोलता हूँ, मैं उसको स्वाभिमान से बोलता हूँ कि हम कभी किसी के सामने दब करके नहीं रहेंगे, और न रहे और न रहेंगे। यहाँ पर स्वाभिमान के साथ रहेंगे, लेकिन हम न्याय के साथ रहेंगे, अन्याय के साथ नहीं रहेंगे। और हमने कभी भी अन्याय नहीं होने दिया। और राजनीति में सफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने किसी गलत काम का समर्थन नहीं किया है अपने क्षेत्र में। लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हमको किसी प्रकार का यदि हम अन्याय करेंगे सहयोग नहीं मिलेगा, तो इतने से काम चल जाता है। बाकी तो रूटीन काम है, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भाई सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, ये तो बेसिक नीड्स हैं यहाँ पर। अब इसमें कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं को सुधार करना है। पहले वो 3 मीटर की रोड बनती थी, फिर 7 मीटर की रोड बन गई, अब 4 लेन बन रही है, अब कहीं कहीं तो 13 लेन की रोड बनने लगी है यहाँ पर। पहले एयरपोर्ट का छोटा सा स्टेप हुआ करता था, नाउ वी हैव गॉट बेटर एयरपोर्ट्स। स्कूल साधारण से पटिया से जब मैंने पढ़ना चालू किया था तो मेरे घर के वो पंडित जी आए थे, मेरे को एक पार्टी लेके आए थे और छुई और वो कलम लेके आए थे, और पहला हाथ पकड़ लिखाया था आ करके, तो मैंने आ कर लिखा था। तो उससे आप में बड़ा अंतर है। अब तो हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनके बच्चों को तो पेन से प्रारंभ किया जाता है। डिजिटल लर्निंग का टाइम आ गया सर। हाँ, डिजिटल लर्निंग का टाइम आ गया है। वो डिजिटल लर्निंग, वो जो बच्चे हैं वो मुझको बताते हैं कि ये बटन दबाइए तो ये होगा, ये बटन दबाइए होगा। वहाँ पर हम फिट नहीं है जा करके। दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी एट दैट एज, यू नो, एट द एज ऑफ 5। ऐसा कर दीजिए तो ये आ जाएगा, मुझे नहीं मालूम होता था। वो छोटा 3 साल का बच्चा कर देता है जा करके कि साहब ऐसा कर दीजिए। तो दैट हैज़ चेंज्ड, तो दैट हैज़ टू चेंज, वी गॉट टू एक्सेप्ट दैट। करेक्ट सर। इतना समय, मतलब 7 टाइम यू आर MLA, आपके इस करियर में काफ़ी प्राउडेस्ट मोमेंट रहे होंगे। उसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है? प्राउडेस्ट मोमेंट, आपको सबसे ज़्यादा गर्व
हुआ हो आपके काम के ऊपर या? देखिए, आप प्राउड मोमेंट एक तो नहीं हो सकते हैं जी। जब मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मुझे नहीं मालूम था कि चुनाव लड़ना क्या होता है। एंड इट केम एज अ शॉक। यहाँ पर क्या शौक है भी नहीं मानता, मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं चुनाव लड़े। एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द विधानसभा, तो आई फेल्ट इम्पॉर्टेंट है विधानसभा के बैठे हुए। बट द मैक्सिमम मेरे को इफेक्ट आया उस समय जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के गया, जहाँ मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा। और वहाँ बैठे बैठे मुझे ये एहसास किया कि यार ये वही स्थान है जहाँ पर देश को स्वतंत्रता मिली थी। ये वही स्थान है जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दिया होगा, मिडनाइट वाली। तो एंड उसका मैं एक छोटा सा अंग हूँ यहाँ पर बैठ करके। मेरी सीट में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, पता नहीं कौन सी बड़ी हस्ती बैठी रही होगी इस पार्लियामेंट के अंदर। एक वो जो फीलिंग आई थी, दैट फील्ड मी विथ प्राइड अबाउट माई सेल्फ ओनली। यार आई हैव बीन वेरी लकी, I should be grateful to God and to my friends and colleagues and to everything, all the efforts that I have managed to reach up to this stage at least। यहाँ पर है वो मोमेंट अच्छा होता है। वो सिटिंग इन द पार्लियामेंट इज नॉट ए जोक। 140 करोड़ जनता के बीच में 500 में से मैं एक हूँ, दैट फीलिंग जो आ जाती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सर। व्हाट इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? नहीं, चाइल्डहुड मेमोरी तो छोटी छोटी बहुत सारी हैं। मेरे पिताजी के साथ में शिकार खेलना, और पिताजी चूक जाएं, मैं निशाना मार लूँ, वो बड़ा आनंद आता था। पिताजी के सामने अपनी मार्क्समैनशिप दिखाने के लिए यहाँ पर है। तो दैट यूज्ड टू, देन मैं जब फादर से सुनता था गुड शॉट, वेल डन, तो मुझे लगता था इससे बढ़ के प्राइड चीज़ की क्या हो सकती है यहाँ पर। तो एज अ चाइल्ड तो वही चीज़ हुआ करती थी वहाँ पर है। मैंने बताया ना कि हम लोगों का पहले ट्रेडिशन एजुकेशन का रहा होगा, लेकिन घर में ट्यूटर आके पढ़ा के चले जाए। आउटडोर एक्टिविटीज़ ही हमारी ज़्यादा एक्टिविटी थी। दैट हैव मेड माय कैरेक्टर। और देखिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। 2 चीज़ें मुझे इंसिडेंट याद हैं जो कि मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था स्कूल में। वो अच्छा खेल खेलता था, मैं भी खेल में भी अच्छा था। दोनों एक साथ टीम में खेलते थे। एक मैच में हम दोनों अलग अलग टीम में थे। वहाँ पर फुटबॉल का खेल हो रहा था, और वो बड़ा अच्छा खेलता है फुटबॉल। मैंने देखा कि वो गेंद दे कर के जा रहा है गोल तरफ, गोल करने के लिए, और आगे मेरे साथी कोई वहाँ बचे नहीं, मैं भर अकेला बचा था उस जगह। तो मैंने पूरी ताकत के साथ दौड़ के साथ लगाई कि वो गोल मारने ना पाए। काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, और पता नहीं मेरे को क्या आया उस समय, बॉल के पास तो पहुँच नहीं पा रहा था। मैंने केवल आगे पैर बढ़ा दिया, उसको लंगड़ी लग गई और वो लुढ़कता हुआ चला गया। और उसने कहा कि बिटलू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। वो वक्त आज तक नहीं भूलता हूँ कि मैं किसी के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं खड़ा हो पाया यहाँ पर है। तो अब तक मैं हमेशा ऐसा कोई कृत्य नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा कोई अन्याय कर दूँ कि लोगों को ये कहना हो कि मैंने अन्याय किया है। तो आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने अपने आप के एक बन गया। इसी प्रकार से मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं बॉलिंग कर रहा था। तो यहाँ छोटे छोटे मैच होते रहते हैं सतना उतना में। मैंने बॉलिंग किया और वो बॉल जाकर के मेरे बैट्समैन के पैर में लगी। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, हाउ दैट, और एम्पायर ने उंगली उठा दी। वो बैट्समैन संतुष्ट नहीं था। मैच ख़त्म हो गया। जब बाद में बात होने लगी तो एम्पायर को कह रहे थे कि तुमने गलत आउट दे दिया मेरे को। तो एम्पायर का ये कहना था कि यार, नागिन सिंह जी ने अपील किया था, वो गलत हो ही नहीं सकती। एक और एजुकेशन मुझे मिले को, यार मैं कोई ऐसी चीज़ अपने मुंह से न निकाल दिया करूं जो कि जिसको लोग सही मान लें जा करके और गलत हो वो यहाँ पर। दीज आर वेरी गुड लर्निंग्स इन फिल्म में। दे मोल्डेड माई कैरेक्टर। तो इसलिए मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं सोचता हूँ। और उसका अन्याय का करना तो दूर है, और उसका ऐसा कर दूँ मैं और वो उदाहरण बन जाए, ये भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। वो मैं उस आदमी के एम्पायर के ऊपर का मेरे पर इतना विश्वास कर रहा था, इसने बोला तो झूठ नहीं बोल सकता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। दीज 2 थिंग्स आई लर्नड इन द गेम के मैदान में। जब कभी मुझे भाषण देना पड़ जाता है खेल के मैदान में, मैं इसका उदाहरण कोट करता हूँ कि यार, यहाँ पर भी स्कूल लगते हैं, यहाँ पर भी क्लास लगता है, यहाँ पर भी सीखने को मिलते हैं, सब जगह सीखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग? अप्रोच, यस, व्हाट इज योर अप्रोच? डिसीजन में तो हर विषय के
आपके पास कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान का उपयोग करते हो आप वहाँ पर। एंड इतना मटेरियल हम लोग के पास रहता है विद द पैसे। पहले तो हम लोग पूछते थे, जब पहले होते थे पूछते थे, पूछने से कोई आपत्ति नहीं है। विधानसभा में मेंबर बन के चले गए, साहब इस विषय में भाषण देना, नागिन सिंह आप बोलिए। नागिन सिंह को उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, अपने सीनियर्स के पास गए, जिनका जो जैसे थे उनका नाम लिया। मैंने कहा साहब हमको बताइए इसमें क्या बोलना है, क्या नीति अपनी। उन्होंने बताया कि ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो जाकर के वही बोल दिया। सो दैट वाज एजुकेशन टू मी कि भाई कृषि नीति क्या होनी चाहिए, एजुकेशन नीति क्या होनी चाहिए, फलाना नीति क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग विधानसभा में आते रहते हैं। तो द सीनियर्स यूज्ड टू बी योर गाइडलाइन एंड योर पर्सनल रीडिंग एंड एजुकेशन। एंड अब तो ये हो गया है कि अब अभी भी जैसे युवाओं से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, नए नए सोच के बारे में, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मेल न्यूट्रिशन, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कभी दिमाग में नहीं आते थे पहले, अब आजकल आने लगे हैं, वहाँ ध्यान दे रहे हैं जाकर। मेल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग इशू यहाँ पर है। एंड वो क्यों हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन यार मेल न्यूट्रिशन बच्चे निकल क्यों रहे हैं यहाँ पर, और क्या होना चाहिए, ये सामान से हट करके बातें हैं यहाँ पर। हर जगह बात नहीं, सड़क बिजली पानी तो अपनी जगह चलता रहता है, वो चलता रहेगा। जनता के साथ आई एम श्योर आपका काफ़ी अच्छा अटैचमेंट रहा होगा, बट अगर किसी ऐसे पर्सन को जो लाइक किस तरह से लोग आपके पास अप्रोच करते हैं, लेट मी रिफ्रेज इट। देखिए जनता के सर हर प्रकार का अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं जी। एंड जब कोई जनता अप्रोच कर रहा है और उसकी मांग उचित नहीं है, उसको ना कहना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन मजबूरी है, देना पड़ जाता है। पहले समझाता हूँ, साहब मेरे लड़के को पास करवा दीजिए। अब मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, देखिए वो बेचारा बोल रहा है, पिता है, बोल रहा है अपने बच्चे के लिए, कहता है यार ये नहीं हो सकता है यहाँ पर। फिर कोई वो कह देता था उन्होंने ऐसा किया, मैंने कहा उन्होंने जिसने किया होगा, लेकिन यार ये नहीं हो सकता यहाँ पर। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। कभी कभी कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पर फलानी चीज़ बनवा दीजिए, बनवाना तो अच्छी बात है, अगर हमारे पास साधन हम बनवाते हैं तो वो बनवा देते हैं यहाँ पर। इसमें एक ये भी एक खेल होता रहता है, यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट, कि एक चुनाव लड़ रहा था, 1-2 साल पिछला चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे प्रतिद्वंदी ने और कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आपने किया क्या यहाँ के लिए, यहाँ पर। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन वहाँ पर। चलो मैंने कहा कि अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं बताता हूँ आपको। एंड मैंने इसी उशहरा के शहर में मैंने 36 नाम गिना दिए कि अपने इस 3 टर्म के 4 टर्म के विधायकी में मैंने उशहरा में ये काम किए हैं 36। और फिर मैंने कहा मैं इनसे पूछ लूँ कि मैंने कहा इसी अवधि में आपको भी मौका मिला है 1 बार या 2 बार बनने का विधायक, आपने क्या काम किया है? आज तक उत्तर नहीं मिला मेरे को, एक भी काम नहीं किया उन्होंने। तो ये एक राइवलरी है अपना वहाँ पर, एक कंस्ट्रक्टिव राइवलरी है, हम करते हैं। और काम तो अभी भी बहुत बाकी हैं, अभी आप मुशायरा में निकलोगे तो बहुत सारे बाकी हैं, कुछ होने जा रहे हैं यहाँ पर। छोटी गलियों को चौड़ा रसा किया जाए, एक गाड़ी, पहले तो बैलगाड़ी और निकलती थी, साइकिल पैदल चलते थे, अब 2 गाड़ी आप सामने सामने खड़ी जाती, निकलें कैसे वहाँ पर? सॉल्व करो प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व होगा? तो ऐसी समस्या आती रहती है। यहाँ की गंदगी शहर के बाहर कैसे निकले, पहले तो नहीं था ये सिस्टम। अब कभी कभी लोग हंसते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करते हैं। मैंने कहा साहब है यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ, तो उसके लिए भी कोशिश चल रही है वहाँ पर। एंड कुल मिलाकर के इट डिपेंड्स। कभी कभी लोग उल्टी सीधी बात भी करते हैं, उस समय कभी रोकना पड़ता है अपने आप को। गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा तो आपको भी आएगा, सभी को आएगा जब कोई हम विरोधापूर्ण करेंगे। मैं अपने आप को रोकता रहता हूँ, नागिन सिंह गुस्सा मत होना, नागिन सिंह गुस्सा मत होता, उसको कह लेने दो, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। उनको सुन करके उनका समाधान कर देते हैं। गलत काम करने के लिए किसी का सहयोगी नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। ये हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसको रेजिस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने दबाव में आकर के कर दिया, वो उनकी कमज़ोरी है, नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जैसे सर आपने भी बताया कि काफ़ी कुछ गलत होता है या जो सहन के बाहर हो जाता है, आपको गुस्सा भी बहुत आता है, किस तरह से हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म आप? नहीं देखिए, वो आदत पड़ जाती है, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। कुछ आप देखते कुछ लोग गुस्सैल होते हैं जी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं वहाँ पर।
कुछ लोग ज़्यादा गुस्सैल नहीं होते हैं, मैं शायद उस श्रेणी में आता हूँ जो जल्दी ज़्यादा गुस्सैल नहीं होता, और मैंने गुस्सा को अपना नियंत्रण कर रखा है। एंड उसका फिर जवाब देने के तरीके हैं ना, देयर आर अदर वेज टू डू इट, उनको बता सकते हैं कि साहब मैंने अगर ऐसी घटना घट गई तो पुलिस थाना है, हमको विश्वास है अपने पुलिस में, हमको विश्वास है अपने जुडिशरी में, हमको विश्वास है वहाँ पर न्याय होता है। एक जगह न्याय नहीं होगा तो हम आगे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं न्याय मिल ही जाता है। पेशेंस चाहिए वहाँ पर, और बेस्ट चीज़ तो गलत काम करिए मत, तो कंस्ट्रक्टिव काम करते रहिए यहाँ पर। जैसे आजकल मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है जब मैं युवाओं को यहाँ का देखता हूँ कि 25 साल की तुम्हारी उम्र है और उस समय दिन के 10 बजे तो बैठ के ताश खेल रहे हो। जब 25 साल की उम्र का युवा भारत का 10 बजे बैठ के ताश खेलेगा तो देश कहाँ जाएगा। तो रोक देता हूँ। अच्छा, पहले जब शुरुआत थी तब मैं टोकता नहीं था, संकोच लगता था, अब संकोच नहीं लगता है, अब उम्र का फ़ायदा उठाता हूँ तो जाके बोल देता हूँ बच्चों ये मत करो जी। एक जने पेड़ काट रहा था, आगे गाड़ी निकल गई, मैं कहा गलत काम कर रहा है, पेड़ काट रहा है, वापस आया तो मैंने कहा ये पेड़ काटना गलत है, क्यों काट रहे हो पेड़, तो सब नहीं करूँगा, भाग गया यहाँ पर। तो मुझे लगा चलो मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे अधिकारी लोग नहीं करते, तुम अधिकारी हो, तुम्हारे सामने गलत हो रहा है, रोको टोको ना यहाँ पर। एंड फिर भी बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, टोकना चाहिए, हम सबको टोकना चाहिए। पहले बीच में चालू हुआ था, अब कोई कचरा फेंक दे तो लोग उठा लेते थे वहाँ पर और रख देते थे वहाँ पर, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। आज रेलवे स्टेशन के देखिए अपने स्टेट के, पहले क्या रेलवे स्टेशन थे, आज के रेलवे स्टेशन में अंतर बढ़ गया है। अभी बहुत कुछ करना है, वो तो अंत नहीं है, लेकिन करते करते यहाँ तक तो पहुँचे हैं कि अब उतनी गंदगी नहीं है जितनी पहले गंदगी हुआ करती थी। ठीक हो रहा है सीधे। बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से ठीक बदलाव आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, पान थूक देना, आजकल आप देखते हैं बहुत कम सिगरेट पीते हुए लोग दिखते हैं जी। पहले सब लोग शान समझते थे और सिगरेट पीते थे, सब लोग पीते थे, आप पीते हैं, घर में पीते हैं। स्टेशन में कभी आप सिगरेट पीते हुए आपको देखेगा नहीं कोई आदमी, वहाँ पर कोने में कहीं जाएगा, कुछ अच्छे शिफ्ट करके देखेगा। बदलाव आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आजकल के युवा 25 साल की उम्र हो गई है, 10 बजे तक बैठ के ताश खेलते हैं, या 10 बजे कुछ लोग सुबह से ही लग जाते हैं, तो ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है या लेस ऑफ एजुकेशन की वजह से है, या माइंडसेट ही लोगों का ऐसा है? एक तो सबसे बड़ा है रॉन्ग एजुकेशन। हाँ। जो हमने शिक्षा दी है लोगों को बाबू बनने के लिए। बाबू की एक सीमा होती है, उसके आगे हमको बाबू की आवश्यकता नहीं है। आप सरकार के खजाने से कितने सरकारी कर्मचारी रख लोगे। हमारे यहाँ नागौद में पहले एक तहसीलदार हुआ करता था, आज उशहरा उसका अंग हुआ करता था। आज नागौद में भी डिप्टी कलेक्टर है, उशहरा में भी डिप्टी कलेक्टर है, 4 तहसीलदार वहाँ पर हैं, 4 यहाँ और हैं, और कितने बैठा दें यहाँ पर। हर गांव हर घर की आवश्यकता तो है नहीं। तो धीरे धीरे वो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। काम सरकारी, अच्छा नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, बाकी काम पर नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी वाले कभी कभी हम लोग रिकमेंड करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री वाले, अरे साहब इनको रख लीजिए, गरीब आदमी है बेचारा। तो एक ने कहा कि साहब हम धंधा करने आए हैं, आपको नेता राजनीति तो अलग चीज़ है, धंधा एक अलग चीज़ है। अगर हम आमदनी से अधिक हम खर्च करना चालू कर देंगे तो धंधा कैसे चलेगा यहाँ पर। उनका भी अपना सही है। अभी जो नया ट्रेंड आया है वो हम समझाने में लोगों को सफल नहीं हो पा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। युवा आते हैं मेरे पास के साहब मैंने BA कर रखा है, MA कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, मुझे नौकरी लगवा दीजिए। सबसे मैं पूछता हूँ यार कुछ उसको जो तुमने पढ़ा है उस पढ़ाई का उपयोग करके कुछ धंधा कर सकते हो। थोड़े सोचता है, फिर कहता पैसा कहाँ है। मैं कहता हूँ अगर पैसा मैं इंतजाम कर देता हूँ तो। फिर सोचता है, तो 100 में 1 लड़का ऐसा मिलता है कि हाँ साहब मैं कर लूँगा, और बाकी सब लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं कर पाएंगे, हमको नौकरी लगवा दीजिए यहाँ पर। तो ये जो सेल्फ काम करने वाली जो प्रवृत्ति है, हमारा क्षेत्र बैकवर्ड इसीलिए है क्योंकि हम इतने इस प्रकार के काम करने वाले लड़कों को तैयार नहीं कर पाए हैं। और जो हमारा हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इवन बम्बई, गुजरात है, वहाँ के लोगों ने काम करना चालू कर दिया। और काम भी देखे ना, नागौद में एक समोसा बनाने वाला आदमी है जिसकी आमदनी कम से कम 15-20 हज़ार रोज़ की है यहाँ पर, और हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ जाकर, और सिर्फ समोसा बनाता है वो।
अगर अभी वहाँ पर नागौर में इतने समोसे बिक रहे हैं कि अगर 4 जने और समोसा बनाने लेंगे तो उनका भी धंधा चल जाएगा, तनख्वाह से ज़्यादा पैसा मिलेगी। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, समोसा बनाना ही नहीं आता ना, तुमको खुद तो आना चाहिए ना। पर कई लोग सर इसे शान के खिलाफ भी समझते नहीं, हैं कि शान ये के खिलाफ हमारे नहीं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब ये देखिए, दिस इज द डिस्पैरिटी, ये जो डेवलप्ड देशेस में ऐसा कभी नहीं होता है। जी काम अपने आप में एक शान है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल। और हम अपने काम करके कमा रहे हैं। नागौर में एक पान वाला है, उसने एक दुकान बनाई तो बोली बोलनी थी। हमने सोचा था कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में बोली हो जाएगी, 13 लाख में बोली गई। 13 लाख में वो दुकान की बोली। मैंने पूछा कि ये किसने बोला है? पान वाले ने बोला है। मैं आता, उसके पास इतना पैसा था यहाँ पर लोकेशन, और वो पान से कमा रहा था। तो काम है ऐसे, ये तो मैंने बहुत छोटे से उदाहरण दिए। वहाँ पर है एक नाई है यहाँ पर, वो पेड़ के नीचे बैठ के लगता था। मैंने कहा, उसको सुझाव दिया कि तुम मेरे दुकान क्यों नहीं खोल देते? तो कहा पैसा नहीं है। मैं कहा मैं पैसा दिलवाता हूँ। दिलवाया पैसा उसको, 2 चेयर आ गई, शीशा आ गया, बेसन आ गया, थोड़ा ताम झाम हो गया, पंखा लग गया एक तो। उसके यहाँ लोग ज़्यादा आने लगे। मैंने अपने पास सोचा तुम मैगजीन ले जाओ मेरे पास में, जो पढ़ता हूँ मैं रख लेना, लोग मैगजीन देखेंगे तब तक बैठे रहा करेंगे, 3 कुर्सी आगे रख दो। फिर मैंने कहा एक कंडीशन करवा लो उसको आप। तो एक वो जो पेड़ के नीचे बैठता था, वो अब बार्बर शॉप, अब उसमें लिख दिया है बार्बर स्टूडियो यहाँ पर। तो ये बट हिज इनकम इज इंक्रीज्ड यहाँ पर। तो ये प्रवृत्ति यदि आ जाए तो जो ये लोग बैठे रहते हैं, आप खेत में चले जाइए, थोड़ा भी बो दीजिएगा यार। मैंने तो देखा है, 2 मिर्चा के पेड़, 2 टमाटर के पेड़ आप लगा दीजिए तो आपकी मिर्चा की और टमाटर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। आप गमले में लगा लीजिए, कितना मैं दिन भर में 1 टमाटर खाऊंगा, 2 खाऊंगा, कितना खाऊंगा टमाटर? हर आदमी के लिए 1 टमाटर का पेड़ लगा दिए तो काम चल जाती, जगह है सबके पास, लेकिन करते नहीं। खैर ये तो अब जीवन शैली जीने का तरीका है। काम के लिए ज़रूर हमको जो अभी कौशल विकास की बात कर रही है, कौशल विकास के एक बड़ी फैंटास्टिक फिगर्स हैं। वहाँ पर अमेरिका में 74% पीपल किसी न किसी काम से जुड़े हैं, किसी न किसी कौशल का उसको ज्ञान है। कोरिया में तो 98% है, हमारे भारत में 2%। कहाँ 98%, कहाँ 2%? किसी न किसी, अब मुझे कोई कौशल का ज्ञान नहीं है। वहाँ का जो राष्ट्रपति बनता है उसको भी ईंटा जोड़ना आता है, मुझे ईंटा जोड़ना भी नहीं आता है, मुझे बढ़ईगिरी का बिरंजी भी लगाने नहीं आती यहाँ पर। इसमें इतना तो सीख सकते हैं ना हम सब लोग यहाँ पर। प्रैक्टिकल अब हमारे घर में एक व्यक्ति खाना बनाता था, उसको एक विदेशी लेके चला गया, हमसे पूछ के लेके गया कि साहब बहुत बढ़िया खाना बनाता है, राजस्थानी खाना बनाता था, इसको मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। अब आज उसकी आमदनी मुझसे ज़्यादा आमदनी उस नौकर की, ही इज़ लिविंग, बहुत ज़्यादा आमदनी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं शब्द नहीं जानता था, वो सीखा होगा शायद वहाँ पर, लेकिन खाना बनाना उसको आता था। खाना बनाना क्या अपराध है? हम आप पता लगाई ना, 5 सितारा होटलों में शेफ़ कितना पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड भीड़ लगी होगी, अभी चले जाइए वहाँ पर बाज़ार में, हर साल एक दुकान चल रही होगी, कोई ना कोई खा रहा होगा, किसने रोका था? तो ये जो प्रवृत्ति आ जाए ना, हाँ तो अच्छा, एक कुछ कम भी हुए, जैसे आजकल मोटरें ख़राब नहीं हो रही जी। अब मोटर ख़राब होती तो बड़े वर्कशॉप में ठीक होती, पहले रास्ते में ठीक हो जाया करती थी। अब वो समय बदल गया। पहले तो हमारी जितनी गाड़ियाँ थी, कहीं ना कहीं 10, 15, 50 किलोमीटर बाद कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती थी। अब सिर्फ टायर पर बदलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये भी चेंज आए हैं। बिल्कुल। एंड देन आपके पास जब समय है तो अभी भी देखिए जो एवरेज आया है बहुत ही चिंताजनक है। 25% लोग काम कर रहे हैं, 30% लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग उस 30% लोगों के मेहनत का कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था है, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अभी ये चुनौती है हमारे सामने। मतलब आपके हिसाब से स्किल बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन ही देना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट करना ही चाहिए, ताकि वो आदमी बिजली का तार वायरिंग कर दे, प्लम्बिंग कर दे। यहाँ पर सब जगह इतने घर बन रहे हैं, सब लोग सब अच्छे अच्छे घर बनाने लगे हैं, सब जगह लगने, बनाने वाला पता चला लाइन लगता है कि मैं आज खाली नहीं हूँ, आज खाली नहीं हूँ, 3 दिन के बाद आऊँगा। ये हालत है यहाँ पर। जी बिल्कुल। वहाँ हो जाए ना आपका कंपटीशन, तो सब चलने लगे फिर। पंडित जी लोग, हमारे यहाँ के क्षेत्र के पंडित लोग, आपके बम्बई में बहुत सारे लोग चले गए जी। अब वहाँ अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। यहाँ कोई पूछता नहीं था उनको,
उनको मंत्रों का ज्ञान है, जाके मंत्र के विधि जानते हैं, जाकर के आपके बम्बई के मंदिरों में बैठ के पूजा करें, पता लगाओ कि सब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के यहाँ से आए हुए हैं तो ये कौशल है ना, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक वो शिक्षा है जहाँ पर यहाँ पर कौशल के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। सर, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? Yeah, that is question of luck. I personally feel I'm lucky that अभी मेरी I'm 82 प्लस, और उसके बावजूद मुझे कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं है सच, तो भगवान की कृपा ही कह सकता हूँ। सामान खाता हूँ जो सब कोई खाते हैं, जाके चौटे में खड़े होकर चाय भी पीता हूँ, समोसा भी खा लेता हूँ एंड सब्जी खा लेता हूँ। लोग कहते हैं अरे अब कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ये जितना जोर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं खाता, जस्ट नॉट ओवर ईट, एंड मेहनत होती रहती है, सम फॉर्म में मेहनत होती रहती है वहाँ पर। अगर आप बैठ गए तो फिर पैरों नहीं चलेंगे जाकर के। अभी मेरे पैर चले, मैं दौड़ भी सकता हूँ अभी। अरे वाह। So can you share some success stories of how you have helped individuals or groups in your life, personally, professionally level? नहीं, मैं देखिए कई अवसर आते हैं हम लोग को युवाओं से मिलने के लिए, तो सबसे बड़ी काम तो मैं यही कर सकता हूँ, मोटिवेशन, और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव वहाँ पर है। एंड कंस्ट्रक्टिव करने से कुछ लोग निराश रहते हैं, तो उनको उत्साहित करता हूँ कि नहीं, डोंट गिव अप, कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम है यहाँ पर, एंड आप उस काम को पकड़ लो। एंड एक बड़ी बात होती है कि उनको ये एश्योरेंस कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं ना, तो उनको लग जाता है, वो फिर मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद ही कर लेते हैं अल्टीमेटली। बट उनको एक वो झचका, वो उनको जो है वो निकल जाए कि कोई सहारा देने के लिए तैयार है। और सहारा क्या दे सकते हैं, हमसे मुँह से बोल पर सकते हैं, सरकार के कुछ योजनाओं का लाभ, कुछ अधिकारियों को थोड़ा फ़ोन कर दिया कि साहब इसकी मदद करिए। बेसिकली कोई फॉर्म भर रहे हैं व्यवसाय के लिए, बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक की योजना है वो, बैंक देखिए बैंक लोन देना है भी, बैंक मैनेजर सोच रहा कि ये लोन वादा नहीं कर पाएगा, सरकार की योजना है कि हम देंगे, तो कभी न कभी सामंजस्य बैठाना पड़ जाता है। तो सामंजस्य बैठा दिया कि नहीं साहब आई थिंक ही विल डू इट, तो कल चल जाता है काम। तो इस तरह से तो इतने बहुत सारे लोगों के साथ सबका आया होगा वहाँ पर है। बहुत से लोगों को पहले प्राइवेट फर्म में रिकमेंडेशन करके भी काम मिल जाता है, तो काम भी दिलवा दिया होगा ऐसे। तो इतना ही एक काम है, ज़्यादा और ज़्यादा नहीं। न्यू जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए मुझे समझ में नहीं आता है कि नया जनरेशन, ओल्ड जनरेशन के, हर ओल्ड जनरेशन कभी न कभी युवा जनरेशन होती है। सभी लोग अपने आप को जीवन भर जीवन जीने की तैयारी करते हैं। कभी मैं भी युवा था जहाँ पर है, और आज भी वो युवा है। जिस प्रकार से मैं उस समय आनंद मनाया, गलतियाँ किया, खेल कूद किया, वो आज का युवा भी कर रहा है। तो कोई उसमें ज़्यादा बेसिक वो है नहीं। दी मेन चीज़ है कि आप, जैसा मैंने पहले भी अपने आप के इंटरव्यू में आपने जो मुझसे पूछा था कि आपको जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप वो कर रहे हो तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। जहाँ आपके मन के अंदर धारणा आ गई कि मुझे इसको निष्ठा के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ करनी है, तो बाकी चीज़ें क्या क्या करना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली उसमें फॉलो इन हो जाता है, लाइन में आ जाता है। दैट इज़ द ओनली थिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर है, समय बर्बाद करोगे तो समय बर्बाद करने का फल आप भोगोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत करने का फल आप भोगोगे। तो मेन चीज़ है आप कर क्या रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, किस प्रकार से सोच के कर रहे हो, दैट इज़ पर्याप्त। एंड अपने आप को हमेशा किसी न किसी अच्छे काम करने के लिए तैयार तो करना चाहिए। आपका बहुत टाइम है, आप पुस्तकें पढ़ सकते हो, आप पढ़िए ना जा करके। एक बड़ी अच्छी बात कही थी राधा कृष्णन ने, जो कि मैंने उसको एक अपनाया था, वो मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि यार आपके हाथ में आप अपने लिए ज़िम्मेदार हो सकते हो, लेकिन आपकी किस्मत आपके क्या बनी हुई है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आपका किस्मत, आपका फेट अवसर दे, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप तो तैयार तो रहो। हो सकता है आपको अवसर ही ना मिला, तो फिर क्या। जैसे आज आपने इंटरव्यू लिया मेरा, यहाँ पर है, इंटरव्यू के लिए मैं तैयार था,
तो मैंने दे दिया। अगर मैं तैयार ही नहीं होता तो ना बोल पाता यहाँ। बिल्कुल सर। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड वहाँ पर किसी फील्ड के लिए। अब अभी आप मुझसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं बोलता हूँ भैया मुझे नहीं मालूम उसके बारे में कुछ। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी कि सब और ज्ञान होना चाहिए। जितना है उससे जीवन तो चल रहा है। बिल्कुल सर। मतलब आपका इतना बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस है। जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल के जनरेशन है, बहुत जल्दी डिमोटिवेट और बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है। ये एक ट्रेंड बन गया है आजकल। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपने कहा कि आपको मोटिवेट करना काफ़ी लोग पसंद है। आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है जी। एंड उस कंपटीशन को फेस करने के लिए लोगों को तैयार है जी। क्रिकेट का मैच खेल ले लीजिए, पहले लेजरली खेल होता था, आजकल इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि एवरी बॉल में परफॉर्म करना है यहाँ पर है। और उसके लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग विल चाहिए आपके पास। वहाँ पर जो लोग विल डेवलप कर लेते हैं वो सफ़र हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो पिछड़ जाते हैं। समाप्त तो नहीं होता है, पिछड़ जाते हैं। प्रेशर हैंडल नहीं होता। प्रेशर दिस एरिया इज ऑफ प्रेशर। एंड प्रेशर के साथ साथ आनंद में कैसे जी सकते हो, बहुत सरल है। हमारे शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि यदि आपको जीवन में आनंदमय जीवन बिताना है तो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। यदि हम अपने इच्छाओं में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इच्छाएं तो अनियंत्रित है वहाँ पर है। आपने तय किया कि मैं 10 इंटरव्यू लूँगा, आप तो 1 लाख इंटरव्यू ले सकती हैं। आप टारगेट बनाओगे तो प्रेशर तो आपके सामने रहेगा। बट 10 इज़ गुड इनफ फॉर मी, कर लीजिए ना जाकर के। सभी के सामने यही है। हम भौतिक चीज़ें खरीदनी हैं यार, मेरा 4 बुशर्ट से काम चल जाएगा तो गुड इनफ। वहाँ पर आप चाहें तो 400 खरीद सकती हैं यहाँ पर। तो इच्छा जब 400 नहीं कर पाओगे तब तकलीफ होगी आपकी। 4 तो आप पिछली में पाता रहा। प्रगति का दोहन सही होना चाहिए और उन इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे आप तो आप आराम से रहोगे। और जब आपकी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, जब उनकी पूर्ति नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी वहाँ पर। दैट इज शुड बी द मोटो। So last thing, one quote of wisdom for our people who are watching us. नहीं मैं पहले आपकी यूनिट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के अनुभवों को जनता के पास तक पहुँचा रही हैं। ये भी एक तरह से मोटिवेशन भी है। इससे वो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। मेरे इंटरव्यू से उनको कुछ अनुचित लगा होगा, वह भी उनको एक उदाहरण मिल गया। उचित लगा होगा, वो भी उनको एक उदाहरण मिल गया। एक तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर यूनिट इटसेल्फ नीड्स टू बी थैंक्ड फॉर दिस। और दूसरी बात ये है कि यार अपने लिए तो सब कोई जीता है, कभी अपने समाज के लिए, परिस्थितियों के लिए भी जिए। यहाँ पर अगर आप ये भाव आग से करोगे काम तो अपने भर के लिए तो कभी कभी मैं ऋषि मुनियों को स्वार्थी बोल देता हूँ जाकर के, यार तुम अपने लिए भर जी रहे हो। हम तो अपने लिए भी जी रहे हैं और अच्छी तरह से जी रहे हैं और दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। वहाँ पर है दूसरों के लिए भी जीने के लिए कुछ प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, समथिंग टू द नेशन एंड समथिंग टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। पूरे विश्व के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑल ऑफ अस। ऐसा कुछ व्यवहार करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रियली इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी और हम लोगों ने भी काफ़ी सीखा। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी। मैं इंटरव्यू से बहुत भागता रहता हूँ वैसे।